वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे मैं आपसे मिलता हूं और 20 मिनट के इस शो में चर्चा करता हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। 4 सवाल मैं शामिल करता हूं और इन 4 सवालों के माध्यम से आपको ऐसी 40 बातें बताता हूं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर पॉलिटी से संबंधित सवाल ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे भाइयों, इसको आप अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करिए। पीसीएस प्री यारो यारो वीओ के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरानी जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो सारी की सारी आपको पुरानी क्लासेस दिख जाएंगी। तो सारी पुरानी क्लासेस आप देखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, मेरे 2 क्लासेस चलती हैं रोजाना। एक तो शाम को 8 बजे चलता है लक्ष्मीकांत शो, जिसमें मैं थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ, पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी अपने शब्दों में। और दूसरी क्लास सुबह 7 बजे ये चलती है 20 मिनट्स हो। इन दोनों क्लासेस के माध्यम से पूरी की पूरी पॉलिटी आपको फ्री में सिखाना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन केवल भाषाई आधार पर करने के लिए रिकमेंड किया था। यानी धर कमीशन ने केवल लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकमेंड किया था। दूसरा कहा जा रहा है कि जेवीपी समिति ने भाषाई आधार को अस्वीकार किया। तीसरा कहा जा रहा है कि फजल अली कमीशन ने एकल मापदंड के बजाय भाषाई और प्रशासनिक दोनों को आधार माना। यानी सिर्फ भाषाई ही नहीं, लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कन्वीनियंस को आधार माना फजल अली कमीशन ने, ये कहा जा रहा है। तो इसके पीछे की कहानी की मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, समझिएगा जरा सा। तो देखिए, यदि आप भाषाई विभाजन की मांग देखें तो स्वतंत्रता से पहले से ही हमारे भारत देश में भाषाई विभाजन की मांग चल रही थी। बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले से ही भारत देश में भाषाई विभाजन की मांग चल रही थी। लेकिन भाषाई विभाजन की मांग को जो कांग्रेस पहले कह रही थी कि हाँ स्वीकार करेंगे, उसी कांग्रेस की अपनी सोच बदल जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि जिस तरह से धर्म किसी एक देश के बनने का रीजन होता है, उसी तरह से भाषा भी। और देश की एकता और अखंडता को लेकर एक बड़ी चुनौती थी उस समय, इसीलिए उन्होंने उस समय भाषाई मांग को स्थगित करना चाहा कांग्रेस ने। लेकिन डिमांड जारी रही, आंदोलन चलते रहे। इसीलिए 1948 में एक कमीशन बना। उस कमीशन का नाम था धर आयोग, जिसके चेयरमैन एस के धर साहब थे। इसीलिए बना कि भाषाई विभाजन की मांग को स्वीकार किया जाए या नहीं। इन्होंने भाषाई विभाजन की मांग को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि अभी देश की स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। और यही कारण रहा मेरे भाई, यही कारण रहा कि धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया। और लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट करके धर कमीशन ने कहा कि अभी अगर आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर करिए, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करिए। इन्होंने लिंग्विस्टिक ग्राउंड के अपेक्षा कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। धर कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस में आपस में ही गुटबंदी हो गई। एक धड़ा ऐसा था जो कह रहा था कि धर कमीशन की रिपोर्ट ठीक है, और एक धड़ा ऐसा था जो इसका विरोध कर रहा था। इसीलिए आनन फानन में एक दूसरी समिति बनानी पड़ी कांग्रेस को अपने लेवल पर, जेवीपी कमेटी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये भी इसीलिए समिति बनी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटे या ना बांटे। जेवीपी समिति दिसंबर 1948 में बनी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। जेवीपी समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने भी भाषाई विभाजन की मांग को अस्वीकार किया, यानी औपचारिक रूप से लिंग्विस्टिक डिवीजन की डिमांड को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद 1953 में इसके लिए एक और कमीशन बनता है जिसका नाम है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन भी इसीलिए बना कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए या नहीं। इसी को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इनकी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको 5-6 बातें बताऊंगा, वो ध्यान से सुनिएगा, सब सवालों के रूप में पूछी जाती है। पहली बात, क्या इन्होंने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया? तो जी हाँ, इन्होंने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। एक भाषा एक राज्य की अवधारणा को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर आपको बांटना ही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फाइनेंशियल कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय सुविधा को भी आधार बनाया जाए, एज वेल एज देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवर्निटी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जाए। फजल अली कमीशन ने जो पुराने राज्यों के ग्रुप्स थे, ABCD,
उनको समाप्त करने की बात करी और उन्होंने कहा कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। सॉरी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, ऐसा फजल अली कमीशन ने कहा। हालांकि जब बनेगा तो 14-6 बनेगा, लेकिन इन्होंने 16-3 के लिए रिकमेंड किया था। फजल अली कमीशन ने विदर्भ और हैदराबाद बनाने की सिफारिश की थी। हैदराबाद भी नहीं बना, विदर्भ तो आज तक नहीं बना। ठीक है। पंजाब विभाजन का इन्होंने विरोध किया था, आगे चल के पंजाब का विभाजन होगा। और इसी फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन आएगा। पुराना जो राज्यों की स्थिति थी उसे समाप्त किया जाएगा और एक कानून बनाया जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। और ये 14 आज आपका कन्वर्ट होकर किस में हो गया है? 28 में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपका कि धर कमीशन ने भाषाई आधार की अनुशंसा की, गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को आधार माना। जेबीपी ने भाषाई आधार को अस्वीकार किया, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। जेबीपी समिति ने भाषाई आधार को अस्वीकार किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। जेबीपी समिति जो कि आपका दिसंबर 1948 में बनी थी और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1949 में दी थी। ठीक है। फजल अली आयोग ने सिर्फ भाषा को आधार माना? नहीं, फजल अली आयोग ने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता। देश में ऐसा कोई भी राज्य बनाना संभव नहीं है जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, भाषाई और कल्चरल बेसिस पर आप राज्य बनाइए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल कन्वीनियंस, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवर्निटी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए राज्य बनाए जाएं। तो ये भी आपका ठीक लिखा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक लिखा हुआ है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनुच्छेद 14 भारत देश में समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 14 सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। 14 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, सिर्फ इंडियन पर लागू होता है। ठीक है। पहला लिखा हुआ आर्टिकल 14 गारंटीज द राइट ऑफ इक्वलिटी इन इंडिया। सेकंड, आर्टिकल 14 अलाउज फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 अप्लाइज ओनली द इंडियन सिटीजन। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और तीनों में आपको कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। यदि आप किसी भी समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं तो समानता स्थापित करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सबको बराबर मान लीजिए, जितने लोग हैं सबको इक्वल मान लीजिए, सबको बराबर। लेकिन हर मामले में ऐसा करके आप समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, जैसी सिचुएशन वैसा ट्रीटमेंट, यानी जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार जिसे कहते हैं समान परिस्थिति में समान व्यवहार। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं समान परिस्थिति में समान व्यवहार। जैसी परिस्थिति वैसा ट्रीटमेंट, समान परिस्थिति में क्या? समान व्यवहार। अब सबको बराबर मानने की जो अवधारणा है उसी को आर्टिकल 14 में अपनाया गया, जिसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट जो आप आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, ये कहता है कि ऑल मैनर ऑफ पीपल, सभी प्रकार के व्यक्तियों को ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष, सामान्य कानून के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। कोई प्रिविलेज नहीं होगा, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, गरीब अमीर अधिकारी कोई भी हो। ऑल मैनर ऑफ पीपल, सभी प्रकार के व्यक्तियों को सामान्य कानून, ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। राज्य किसी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। इसका उद्देश्य था सबको बराबर मानना, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाया गया, आर्टिकल 14 में लिखा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों के समक्ष समान संरक्षण। इसका उद्देश्य यह है, स्टेट हैव टू इंश्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स लेंगे, जो कम कमाता है उससे कम टैक्स लेंगे। समान परिस्थिति में समान व्यवहार। इसीलिए 14 आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी व्यक्ति को, अब व्यक्ति लिखा है तो इसका मतलब देशी विदेशी दोनों, व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, तो जिसकी परिस्थिति दूसरी है उसके लिए दूसरा प्रोविजन किया जा सकता है, यानी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। महिलाओं के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, ये भेदभाव नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समानता है। इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इसे सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। जैसे आरक्षण का उद्देश्य समानता है और उसे सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य है एक ऐसा वर्ग जो मुख्य धारा में नहीं है उसे अपलिफ्ट करना, उसे मुख्य धारा में ले आना।
तो यहाँ पर जो आपका ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 14 भारत में समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट में 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 भी इसे इंश्योर करने में अपनी भूमिका निभाता है। सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। जी हाँ, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, तो ये इसकी इजाजत देता है। बस ये है कि सकारात्मक भेदभाव आप परिस्थिति के अनुसार करते हैं तो उन परिस्थितियों का वर्गीकरण तार्किक होना चाहिए, यानी जो सिचुएशन आप डिसाइड कर रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर भी गरीब की श्रेणी में आके लाभ ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? जी नहीं भैया, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। केवल इंडियन के लिए जो आर्टिकल है वो है 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि थर्ड केवल लिखा हुआ है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। आर्टिकल 18 राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग टाइटल्स। सेकंड लिखा हुआ है आर्टिकल 18 शैक्षणिक विशेषता के लिए उपाधियों की अनुमति देता है, यानी एकेडमिक मामलों में अनुमति देता है। थर्ड लिखा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माने जाते हैं। भारत रत्न और पद्म भूषण पद्मश्री जैसे जो अवार्ड्स होते हैं वो टाइटल में कंसीडर नहीं होते हैं, और इसमें भी आपको सही विकल्प यानी करेक्ट ऑप्शन इन तीनों में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो समझिए जरा सा, आर्टिकल 18 की यहाँ बात हो रही है। आर्टिकल 18 में 4 क्लॉजेज हैं, चारों में आपको एक बार मैं समझाता हूँ। पहली बात तो आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस क्रिएट करने के लिए, प्रतिष्ठा की समता को स्थापित करने के लिए ये आर्टिकल हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन। सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो राज्य कोई उपाधि नहीं देगी। पहले आप देखते थे उपाधियां दी जाती थी, राजा, राजाधिराज, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियां अगर समाज में मिलेगी तो जिसको उपाधि मिल गई है वो दूसरे को ऐसे देखेगा, तुम कूड़ा हो, हम राजा हैं। तो समाज में एक तरीके का भेदभाव पैदा होगा, एक तरीके का क्लास डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा, इस वजह से इसे अंत किया गया। तो आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज राज्य को मना कर दे रहा है कि स्टेट राज्य उपाधि नहीं देगा। दो क्षेत्रों में दी जा सकती है, सेना और शिक्षा। आर्टिकल 18 का सेकंड क्लॉज कह रहा है कि सिटीजन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यानी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेंगे। नागरिक विदेशी राज्य से नहीं लेंगे और राज्य देगा नहीं भारत का। तो इससे क्या हो गया, दोनों क्लॉज से यह स्पष्ट हो गया उपाधियों का अंत। थर्ड क्लॉज कह रहा है कोई विदेशी यदि भारत देश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर है, उसे अगर विदेश से उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, ये विदेशी के लिए है। आर्टिकल 18 का चौथा क्लॉज कह रहा है चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे नागरिक हो, चाहे फॉरेनर हो, यदि भारत देश में किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, तो उसे फॉरेन स्टेट से कोई भी इमलमेंट्स, कोई भी भेंट, कोई भी उपहार अगर लेना है तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 के 4 क्लॉज थे। पहला, राज्य को उपाधि प्रदान करने से आर्टिकल 18 रोकता है, सही है। शैक्षणिक विशेषता एकेडमिक के लिए दिया जा सकता है, सही है। भारत रत्न, अभी देखो इसके बारे में एक केस आया 1996 में जिसका नाम हुआ बालाजी राघवन केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये उपाधियां नहीं हैं, ये अवार्ड है। लेकिन अगर नाम के पहले और नाम के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है, नाम के पहले और नाम के बाद यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो ये टाइटल में कंसीडर होंगे। तो नाम के पहले और नाम के बाद इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बाकी ये 18 का उल्लंघन नहीं है, तो ये भी सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता देता है, जिसमें धर्म का पालन करना, प्रचार प्रसार करना, आचरण करना शामिल है। Article 25 gives freedom of religion to all person including the right to profess, practice and propagate the religion. यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों तक सीमित है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। This right is limited only to the Indian citizen and does not apply to the foreigner. थर्ड, आर्टिकल 25 का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। द राइट अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा एकदम सही है, यानी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है।
तो इसके बारे में भी थोड़ी व्याख्या सुन लीजिए। यदि आप बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, आप जानते हैं कि हमारे भारत स्टेट का नेचर सेकुलर है। भारत एक पंथ निरपेक्ष है, भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, भारत किसी एक धर्म को प्रिविलेज नहीं देगा, सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, सभी धर्मों का समान आदर करेगा और सबको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो सेकुलरिज्म की भावना को स्थापित करते हुए चाहे वो नागरिक हों, चाहे वो विदेशी हों, सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। और सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। उस धार्मिक स्वतंत्रता को आप देख सकते हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 चार प्रकार की स्वतंत्रता देता है। पहला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की आज़ादी। आप अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भगवान को चुन सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी में बिलीव कर सकते हैं, किसी भी धर्म में आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अबाध रूप से मानना, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है आपको। धार्मिक चिन्हों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आचरण यानी प्रैक्टिस, धर्म के जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ईद, दिवाली, होली आप मना सकते हैं। हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है। प्रचार प्रसार, अगला है प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन भय देकर, लालच देकर किसी संस्था को अधिकार नहीं है कि वो धर्म का परिवर्तन कराए। ये आपका इंडिविजुअल राइट है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करें और धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट है? क्या इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते? लगाए जा सकते हैं। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और मोरालिटी यानी नैतिकता या सदाचार के आधार पर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है, यानी इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 25 ये है। 26, धार्मिक समुदाय को स्वतंत्रता, रिलीजियस कम्युनिटी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। क्या देता है 26? धार्मिक संस्था लगा सकते हैं धार्मिक समुदाय, संपत्ति एक्वायर कर सकते हैं धार्मिक समुदाय, अपने रिलीजियस अफेयर्स को, धार्मिक काम को मैनेज कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता 26 से मिलती है। 27 कह रहा है कि कोई भी ऐसा पब्लिक फंड से पैसा नहीं खर्च किया जाएगा जो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करे, सबके लिए किया जा सकता है। कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिसका उपयोग किसी एक रिलीजन की अभिवृद्धि के लिए यानी एक रिलीजन के विकास के लिए खर्च किया जाए, ठीक है। 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट है यानी पूर्णतः सरकारी हैं, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ट्रस्ट वाले में दी जा सकती है। जो एडेड मान्यता प्राप्त प्राइवेट हैं वहां भी दी जा सकती है, लेकिन वहां आप उपस्थित हों या ना हो ये आपका राइट है, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो खुद डिसाइड करेंगे, 18 साल से नीचे हैं तो आपके केयर टेकर डिसाइड करेंगे। अब आते हैं फिर से एक बार सवाल पर। सवाल कह रहा है कि 25 सभी व्यक्तियों को ये चार स्वतंत्रता देता है: प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड कंसाइंस, ठीक है। यह अधिकार केवल नागरिकों के लिए है? जी ना भाई, नागरिक और विदेशी दोनों। विदेशी आएगा अपना भगवान मानेगा तो उसे मार दोगे क्या कि हमारे भगवान ये हैं? नहीं। 25, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और स्वास्थ्य के अधीन है? जी हाँ, इन आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इन आधारों पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये सत्र कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ ये देखिए 3 तरह की क्लासेस चलती हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर, जनरल हिंदी 11 बजे लाइव चलती है, हिस्ट्री 9 बजे लाइव चलती है। ये यूट्यूब का शेड्यूल है। और मेरी क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया, मेरी 2 क्लासेस चलती हैं। 8 बजे इंडियन पॉलिटी, शाम को थ्योरी, और 7 बजे ये 20 मिनट शो। ये दोनों जरूर देखें, जरूर देखें अगर आपको इंडियन पॉलिटी फ्री में तैयार करनी है तो, ठीक है। और साथ ही साथ अपडेट्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स हैं वो मिलेंगे। आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। और ये सोशल मीडिया है भाई, यहाँ तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरे भाई हमारे यहाँ एक बैच स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से, 23 फरवरी से, जो कि है आरंभ 20.0।
ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। 2 तरह के बैच होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, लाइव करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, मेंटोरशिप दी जाती है, 2 साल की कोर्स में एक्सेस यानी वैलिडिटी दी जाती है। प्लेटिनम, गोल्ड वाले सारे फीचर हैं प्लेटिनम में, प्लस 5 बैच एक्स्ट्रा। 5 बैच एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड, फाउंडेशन का एक, फाउंडेशन डेवलप करने के लिए, एक एनसीईआरटी, एक प्री क्रैश कोर्स, एक एमसीक्यू और एक एनसीईआरटी। छठवीं सुविधा, किताबें आपके घर जाती हैं। इसकी वैलिडिटी गोल्ड की अपेक्षा ज़्यादा है, 4 साल की है। प्राइस, अगर आप ये कोड लगाएंगे VL लाइफ, तो प्लेटिनम 18,999 का पड़ेगा, गोल्ड 11,999 का पड़ेगा। कोड हर टीचर का है, आप जिसके चाहें उसका कोड लगा सकते हैं। मेरा है VL लाइफ। अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी का भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्स लेने में। कैसे? इसके लिए आपको जाना होगा स्टडी IQ पर। इस तरह से आप स्टडी IQ पर जाइए, गूगल पे लिखिए स्टडी IQ, क्लिक करिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक करिए, स्टेट PCS पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, ये आरंभ आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए, मोबाइल नंबर एंटर करिए, OTP डालिए, कूपन कोड लगाइए, कोर्स में एक्सेस लीजिए। लेकिन इससे पहले इस बारे में पूरा यहाँ पढ़ लीजिए, कोर्स के बारे में डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या शेड्यूल होगा, ये पढ़िए। 9289996923 पे कॉल करिए और उनसे पूरी काउंसलिंग लीजिए, उसके बाद बैच में एनरोल करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।